ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। जन जन के मन का दस्तावेज है संविधान। आप लोगों को मुझे लगता है कि 3 तारीख जरूर याद रखना चाहिए। एक तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, तो 15 अगस्त को आप लोग आजादी का दिन मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हुआ और हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए। और इसीलिए आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 26 जनवरी को। आज आप देखते हैं कि संविधान दिवस है। तो भारतीय संविधान भारत के लोकतंत्र का मूल आधार है और आज भारत का आधुनिक लोकतंत्र 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। और इस 75 वर्षीय यात्रा के केंद्र में हमारा संविधान प्रतिष्ठित रहा है। ध्यातव्य है कि हमारा संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना में भारतीय जीवन मूल्यों की मान्यताओं, आधुनिक शासन और भविष्य की आशाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति को केंद्र में रखा और इन लक्ष्यों की सिद्धि करने वाले दस्तावेज के रूप में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को देश के जनता को समर्पित किया गया था। और इस दृष्टि से 26 नवंबर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात दशकों तक केंद्रीय सत्ता में रही कांग्रेस के विस्तार में 26 नवंबर का ऐतिहासिक महत्व कभी नहीं आया। वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व सत्ता पर प्रभुत्व एवं नियंत्रण स्थापित रखने को ही लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य मानता था। वे स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते रहे, पर संविधान दिवस जैसी महत्वपूर्ण अवसर जब देश ने संविधान को अंगीकार किया था को मात्र न्यायपालिका तक सीमित कर दिया। संविधान केवल न्यायिक या फिर वैधानिक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह भारत की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस अर्थ में यह देश के जन जन के मन का दस्तावेज है। और हमारे देखिए, संविधान का जनक, संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता ना, हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। सोचिए, जो भी संविधान निर्माता रहे कितने दूरदर्शी रहे होंगे कि आज आप देखते हैं उनका बनाया हुआ संविधान के हिसाब से ही देश चल रहा है। मौलिक अधिकारों की बात कर लीजिए या फिर आप देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर लीजिए। संविधान दिवस की उपेक्षा तो एक विषय है, अन्यथा कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी ही रहा है। संविधान को कमजोर करने वाले अनेक प्रयास कांग्रेस समय समय पर करती आई है। ये आप देखते हैं कि भूपेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो आप देखते हैं कि कांग्रेस की कमियां बता रहे हैं, कांग्रेस पर एक तरह से प्रहार कर रहे हैं। और अच्छा होता कि मुझे लगता है कि ये इससे जुड़ा हुआ बड़ा विस्तार से बात करते। अब कांग्रेस ने जो किया छोड़िए ना उसे। ये आप देखिए, कांग्रेस द्वारा अपने शासनकाल में इस पर संशोधन लाने का प्रस्ताव किया गया। सरकार संविधान में क्या क्या परिवर्तन कर सकती है। उल्लेखनीय होगा कि इसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती मामले की ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना कि संशोधन करने की शक्ति में संविधान की मूल संरचना रूपरेखा को बदलने की शक्ति शामिल नहीं है और जिससे कि इसका मूल ही बदल जाए। तब जस्टिस सीकरी ने सुनवाई में कहा था कि संविधान में संशोधन शब्द संसद को मौलिक अधिकारों को निरस्त करने, छीनने या संविधान की मौलिक विशेषताओं को पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं बनाता है और जिससे इसकी पहचान ही नष्ट हो जाए, बल्कि इन सीमाओं के भीतर ही संसद हर अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा संशोधन को लेकर मर्यादा निर्धारित की गई, अन्यथा अतीत की कांग्रेस सरकार की मंशा तो संविधान में मनमाने परिवर्तन की ही थी। आपातकाल के दौर में आप देखिए, काले दौर में कांग्रेस द्वारा ऐसा किया भी गया, जब इंदिरा गांधी ने सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना ही बदल डाली। स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए हमारा संविधान केवल सत्ता को साधने का एक उपकरण मात्र रहा। संविधान के प्रति सम्मान की भावना कांग्रेस के चरित्र में नहीं है। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इंदिरा गांधी ने जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया था ना, उसी को ये टारगेट कर रहे हैं, जिसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मंशा से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सत्ता में आने के अगले ही वर्ष यानी कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी
ने दशकों से उपेक्षित 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। यह दर्शाता है कि उनमें भारतीय संविधान के प्रति कितनी गहरी सम्मान भावना है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए एक बेहतर तालमेल संवाद से युक्त व्यवस्था का निर्माण कर संविधान में नए संघीय ढांचे को मजबूती देने का काम मोदी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में उनसे संबंधित स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किया गया है। यह सभी कई कार्य भारतीय संविधान के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान और प्रतिबद्धता को ही प्रकट करते हैं। गणतंत्र, पंथनिरपेक्षता, सशक्त निर्वाचन पद्धति, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के संविधान के ऐसे कीर्तिमान हैं जिसे पूरा करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। ये कोई शासन का आदेश नहीं, बल्कि भारत की संप्रभु जनता का किसी भी चुनी हुई सरकार को दिया गया जनादेश है। इसलिए किसी ने यह उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो क्या संविधान की मूल भावना पर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहस खड़ी करना स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है? संविधान भारत में सभी नागरिकों के लिए दिग्दर्शक तत्व है। दुर्भाग्य से इस पवित्र ग्रंथ पर भी विपक्ष द्वारा अत्यंत निकृष्ट राजनीति की जा रही है। जो कांग्रेस शासन में रहते हुए कभी संविधान का सम्मान नहीं कर सकी, वह आज विपक्ष में बैठकर यह भ्रम फैलाने में लगी है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। ऐसा असत्य और भ्रम फैलाने क्या लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? और सच तो यह है कि कांग्रेस और जैसे दल आप देखते हैं कि आज अपने मूल राजनीतिक विचार को खो बैठे हैं। उनके पास यह कहने की क्षमता नहीं बची कि संविधान के अंतर्गत आखिर वो कैसे भारत का शासन चलाएंगे। कांग्रेस अपने गांधीवादी विचार और समाजवादी पार्टी जैसे दल समाजवाद और राम मनोहर लोहिया जी के मूलभूत विचारों को भूल चुके हैं। अब इनका लक्ष्य केवल किसी भी तरह सत्ता हथियाना ही रह गया है। लेकिन भारत की जनता बहुत विवेकवान है। वह विपक्ष के इन राजनीतिक प्रपंचों को बाखूबी समझ भी रही है और समय समय पर अपने मत की शक्ति से इनके प्रपंचों का समुचित उत्तर भी देती रही है। लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा लिखा गया है। अब आप देखते हैं कि अभी कांग्रेस का कोई नेता लिखता तो बीजेपी की कमियां गिनाता। वो यही चलता है। मैं इसीलिए तो कहता हूं जो अच्छे पॉइंट मिला करें पॉजिटिव, उन्हें नोट कर लिया करिएगा। बाकी नेता नगरी से, राजनीति से प्रेरित कुछ लिखा जाता है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है। मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बनता भारत। हाल ही में यूजीसी नेट में आयुर्वेदिक बायोलॉजी को एक विषय के तौर पर शामिल करने का फैसला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पीएम जन आरोग्य योजना में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी शामिल करने की मांग है। और इससे यह पता चलता है कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की महत्ता बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। इसका प्रमाण तब भी मिला था जब यह खबर आई थी कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स बेंगलोर के पास एक आधुनिक आरोग्यशाला में पत्नी कैमिला समेत स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से सस्ते और सफल इलाज के साथ ही विदेशियों में भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार विज्ञान जैसे उपचार लोकप्रिय हो रहे हैं। और योग तो पहले से ही दुनिया भर में लोकप्रिय है। इस संदर्भ में यह भी स्मरण किया जाना चाहिए कि केरल के एर्नाकुलम स्थित श्री धरियम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा के चलते केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंग की पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसके बाद अफ्रीकी देशों से बड़ी तादाद में रोगी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भारत आने लगे हैं। मैं अक्सर देहरादून आता जाता रहता हूँ। हर बार मुझे वहाँ अनेक विदेशी मिल जाते हैं। उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि अधिकांश हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या आसपास के आरोग्यशालाओं में आए होते हैं। कुछ तो महीनों के लिए आते हैं। और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना काल में दुनिया का आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा है। इसके चलते विश्व के कई देशों में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ी है। आज करीब 100 देशों में भारत के हर्बल उत्पाद पहुंच रहे हैं। आयुर्वेद की महत्ता को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह सही समय है कि आयुर्वेद के साथ अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शोध को बढ़ावा दिया जाए। अब यह सिद्ध होता जा रहा है कि खान-पान के जरिए ही भी सेहत का ध्यान रखा जा सकता है और इनमें मोटे और छोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिलेट्स मैन कहे जाने वाले पद्म श्री डॉक्टर खादर वली का दावा है कि मिलेट्स से अनेक रोगों का इलाज संभव है। उनका कहना है कि 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक सिर्फ मिलेट्स के प्रयोग से कई बीमारियों के निदान में सफलता मिलती है। भारत में बीते कुछ वर्षों से हृदय रोग, अस्थि रोग, किडनी एवं लीवर ट्रांसप्लांट और दिल की
तमाम बीमारियों के सफल इलाज के लिए दक्षिण एशियाई देशों के अलावा अफ्रीका, मध्य एशिया और खाड़ी के देशों से लेकर पश्चिमी देशों से भी हर साल लाखों रोगी आ रहे हैं। कुछ वर्षों से आप देखिए दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़ आदि के आधुनिक अस्पतालों में इलाज कराने के लिए भी भारी संख्या में विदेशी आने लगे हैं। दुनिया भर में बसे भारतवंशी भी स्वदेश में अपना इलाज कराना पसंद कर रहे हैं और इससे भारत मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बन रहा है। और देश के नामी प्लास्टिक सर्जन बताते हैं कि उनके पास हर महीने विदेशी वर्ण इंजरी के इलाज से लेकर हेयर ट्रांसप्लांट और अपनी ढीली पड़ती त्वचा को ठीक कराने के लिए आते हैं। हमें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक विदेशी रोगी इलाज के लिए भारत आए और उनके भारत आने से देश को अमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। और जब भी एक रोगी भारत आता है तो उसके साथ दो तीन तीर तीमारदार भी आते हैं। वे महीनों यहाँ रहते हैं। भारत में विदेश से रोगी इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर मरीजों को सर्वश्रेष्ठ प्री और पोस्ट सर्जरी सुविधाएं यूरोप या फिर अमेरिका की तुलना में बहुत कम कीमत पर मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। भारत के पास योग्य चिकित्सा पेशेवर और अत्याधुनिक उपकरण है। इसके अलावा भारत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अमेरिका, ब्रिटेन की तुलना में कम खर्चीला उपचार विकल्प प्रदान करता है। भारत में इलाज का खर्च अमेरिका के मुकाबले करीब 1/4 है। यदि हम इस मोर्चे पर संभल कर चलें तो फिर विदेशी इलाज के लिए थाईलैंड, सिंगापुर और जापान जैसे देशों के बजाय भारत ही रुख करने लगेंगे लोग। मेडिकल टूरिज्म अरबों डॉलर का सालाना कारोबार है और इस पर भारत को अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। इस क्षेत्र में भारत के सामने तमाम संभावनाएं हैं क्योंकि सारी दुनिया के लोग बेहतर इलाज के लिए अपने देशों की याद देखते हैं कि सरहद लांघने लगे हैं। और आजकल आप देखिए हर कोई बीमार है दुनिया में, देख लीजिए हमारे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। और गोवा में आयोजित G20 से जुड़े एक कार्यक्रम में बताया गया कि 2022 में 14 लाख विदेशी इलाज के लिए भारत आए। और यह आंकड़ा ही साबित करता है कि भारत की मेडिकल सुविधाओं को लेकर दुनिया में भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन हमें 2030 तक अपने यहाँ हर साल 1 करोड़ तक विदेशी रोगियों को इलाज के लिए बुलाने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अस्पतालों, क्लिनिकों का निर्माण करके गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और जिसमें आप देखते हैं उचित नियम, विनियमन और प्रोत्साहन शामिल हो। भारत को अपने मेडिकल टूरिज्म का प्रचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग अभियान भी चलाना चाहिए। टेलीमेडिसिन, ई परामर्श और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाकर भी भारत मेडिकल टूरिज्म को गति दे सकता है। भारत को आधुनिक चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद एवं अपनी अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार पर और ध्यान देना होगा। इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेंगे। लेखक पूर्व सांसद, पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है R.K. सिन्हा के द्वारा लिखा गया। देखिए G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। ग्रुप ऑफ 20 की 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब तो इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं। अगर इसके हम लोग उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें 21 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ऊर्जा, सुख और आनंद। प्राय लोग सुख को ही आनंद समझने की भ्रांतिपूर्ण मान्यता रखकर बहुत सारी भारी भूल कर बैठते हैं। सुख और आनंद दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों का शब्दार्थ अलग अलग है। सुख भौतिक होता है, आनंद आध्यात्मिक होता है। सुख संसार में मिलता है, आनंद प्रभु के चरणों में मिलता है। और सांसारिक वस्तुओं से सुख मिल सकता है किंतु आनंद नहीं। जो भौतिक वस्तुएं हैं वे व्यक्ति को सुख दे सकती हैं किंतु आनंद नहीं। सुख तो क्षणिक होता है पर आनंद क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी है। आनंद जब जीवन में आता है तो जीवन परमानंद हो जाती है। सुख बाहर ढूंढने का विषय है, आनंद आप देखिए भीतर का विषय है। क्योंकि जब अपने आप में खो जाएंगे तब आनंद की ये आप देखते हैं कि अनुभूति होगी। सुख का तो दुख हो सकता है किंतु आनंद का विलोम है ही नहीं है। आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता है। आनंद का कुछ होगा तो परमानंद ही होगा। व्यक्ति एसी रूम में रहते हैं, डनलप के गद्दों पर सोते हैं, बढ़िया बढ़िया काजू बादाम खाते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे सभी व्यक्ति आनंद में भी होंगे। डनलप के गद्दों पर सोना और बढ़िया एसी कमरों में रहने का सुख क्षणिक है, आज है कल नहीं है। आनंद तब होगा जब आप देखेंगे
ईश्वर की ईश्वर से प्रीति हो जाएगी। जब ईश्वर के नाम की मस्ती में डूब जाएंगे, असली आनंद तो एक संत को है, एक फकीर को है, जो दो जोड़ी वस्त्र पहनकर कहता है, वाह वाह रे मौज फकीरा की। पैसों से सुख तो खरीदा जा सकता है लेकिन आनंद नहीं। एक व्यक्ति जिसके पास भौतिक सुख नहीं है, केवल दो जोड़ी वस्त्र हैं, उसे दो वक्त की रोटी भगवान दे देते हैं, फिर भी वह बिना किसी लोभ लालच स्वार्थ ईर्ष्या चिंता के जीवन व्यतीत करता है। यह है असली आनंद। जो भगवान के चरणों में जुड़ गए उनके जीवन में आनंद है। जो संसार में फंसे हैं उनके जीवन में सुख है लेकिन आनंद नहीं है। मुकेश ऋषि लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, कॉलम लिखता है, जो भी लिखता है, लेकिन ये बातें लिखने में अच्छी, दिखने में अच्छी लगती हैं, पढ़ने में अच्छी लगती हैं, लोग अपने जीवन में लेकिन उतारना नहीं चाह रहे हैं। देख रहे हैं, पहली प्राथमिकता हंगामा। ये आप देखिए, संसद का सत्र शुरू हुआ और हंगामा शुरुआत हो गई। और मैं बता दूं आपको, जब विपक्ष में बीजेपी थी वो भी यही करती थी, कांग्रेस भी यही कर रही है। ये परंपरा हमारे देश में बन चुकी है एक तरह से। उसकी शुरुआत हंगामे से होना एक परंपरा का रूप ले चुका है। यह एक खराब परंपरा है, लेकिन यह इसके बाद भी जारी है। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, उस पर विपक्ष को भी नहीं, जो हंगामा करता है। आपको बता दूं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इसमें। आप देखते हैं कि आपका पैसा खर्च होता है संसद की कार्रवाई में। विडंबना यह है कि वह हंगामा को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत करता है। संसद में इससे या फिर उस मुद्दे के बहाने हंगामा करना एक राजनीतिक स्वभाव बन गया है। जब जो दल विपक्ष में होता है वह हंगामा करना पसंद करता है, वह भी तब जब वह सत्ता में रहते समय हंगामे से त्रस्त हो चुका होता है। और इस पर हैरानी नहीं कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष को हम हंगामा मचाना है कि इतनी जल्दी थी कि दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद ही हंगामा किया जाने लगा। क्या इसलिए कि उसकी पहली प्राथमिकता हंगामा करना ही था? संसद के आने वाले दिन भी हंगामे भरे हों तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इन मुद्दों को संसद में उठाएगा। विपक्ष यदा कदा अपने हिसाब से ज्वलंत मुद्दों को उठाता है, लेकिन उन पर सार्थक बहस करने और सरकार से जवाब मांगने के बजाय उसकी दिलचस्पी इससे अधिक होती है कि संसद चलने ना पाए। और देखिए, किसी भी मुद्दे पर बड़ी अच्छी बहस होनी चाहिए। आप देखते हैं, लोगों ने चुनकर आपको भेजा हुआ है और देश की जनता देखती है उन लोगों को कि किस तरह से आप देखते हैं कि लड़ रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बिल आया हुआ है, उस पर कमियां क्या है विपक्ष को बताना चाहिए। उसमें सरकार को भी कोशिश करनी की उनकी कमियों पर गौर करें, सुधार लायक हो तो सुधार करना चाहिए। आमतौर पर आप देखिए, विपक्ष में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों का चयन खुद नहीं करता है, वह उन मुद्दों को लेकर आगे आ जाता है जो संसद सत्र के पहले से ही चर्चा में आ गए। यह पहले से तय था कि मणिपुर और अडानी प्रकरण के साथ संभल का मामला भी विपक्ष की कार्यसूची में आ जाएगा। ऐसे मामले उसकी कार्यसूची में होने ही चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह अपने स्तर पर जनता से जुड़े कुछ मुद्दों का चयन करे, इसके लिए प्रयत्न करे, सरकार उन पर जवाब दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण समेत ना जाने कितने ऐसे विषय हैं जिन पर संसद में व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। पता नहीं क्यों विपक्ष इन विषयों पर संसद में चर्चा के लिए गंभीर नहीं दिखता है। विपक्ष हंगामा कर संसद को बाधित करते रह सकता है, लेकिन वह ऐसा करके जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। जनता हंगामा नहीं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहती है। संसद में हंगामा करते रहने की अपनी आदत पर विपक्ष को तो विचार करना ही चाहिए। सत्ता पक्ष को भी यह देखना चाहिए कि संसद सही ढंग से कैसे चले। इसके लिए उसे विपक्ष के को भरोसे में लेने के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श के लिए माहौल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कटुता दूर होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे को आदर देंगे और एक अच्छी बहस होनी चाहिए। मुझे तो लगता है, देखिए, जब इतना सब हो रहा है, जिम्मेदार कौन? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में गूगल मैप के सहारे कार से यात्रा कर रहे 3 युवक की अधूरे पुल से गिरकर मौत न सिर्फ हृदय विदारक घटना है, बल्कि सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की उदासीनता, लापरवाही को भी उजागर करती। कोई पुल यदि जर्जर है या फिर बीच से टूटा है या फिर उस पर से गुजरना अत्यंत खतरनाक है, तो उसके निर्माण या अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार विभागों की जिम्मेदारी की उस पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित करें। इसके लिए अवरोधक बनाया जाए और संकेतक भी लगाए जाएं, ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यदि ऐसा नहीं किया गया और कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? दातागंज बदायूं से फरीदपुर बरेली को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल पर 50 मीटर के आगे सड़क नहीं बनी थी। जो अवरोधक बनाया गया था वह भी दरक चुका था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने उसे दोबारा नहीं बनवाया था। और इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक है हो सकती है, यह घटना इसका उदाहरण है, जिसमें 3 युवक अपनी जान से हाथ धो बैठे। और लोक निर्माण विभाग के 748 पुल ऐसे हैं जो 50 साल से अधिक पुराने हैं। सरकार के निर्देश पर कुछ माह पहले ही इनकी जांच की गई थी, जिनमें
83 पुलों को यातायात के लिए असुरक्षित पाया गया था। सर्वाधिक असुरक्षित 10 पुल कानपुर क्षेत्र में। इनमें कई पुलों को गिराकर फिर से निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार जरूर कर लिया गया, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब वहां निरीक्षण कर जरूरी प्रतिबंध लगाए जाएं। हर व्यक्ति की जान कीमती है, इसलिए यह घटना उन युवाओं के लिए भी सबक है जो तकनीक पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। अब आप सोचिए, आंख बंद करके आप भरोसा कर ले रहे हैं मैप पर, वो भी तो गलत है। यानी कि आपके दिमाग का कोई मतलब ही नहीं बचा है। जंग लग चुकी है, ये सोचिए, आप दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब लोगों की समझदारी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जो फेसबुक व्हाट्सएप पे उनके लिए कहानियां आती हैं वो उन्हें सच मान लेते हैं, और वो आप देखते हैं बहस में आपसे उलझ जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे कि हमने व्हाट्सएप से पढ़ा है, हमने फेसबुक से पढ़ा है। उन्हें यही मालूम नहीं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी आपके लिए परोस दी गई है, किताब में पढ़ना नहीं है। दम घुट्टू हवा और चरम, ये आप देखें, पर्यावरण संरक्षण की पहल में बात हो रही। दम घुट्टू हवा और चरम मौसमी हालात से जूझने के दौर में चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण को पहुंचने वाली हानि को रोकना भी आवश्यक है। हाल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की पर्यावरण सहेजने से जुड़ी एक पहल चर्चा का विषय बनी, जिसमें मुंबई के 2 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। आमजन और प्रत्याशियों से पर्यावरण सहेजने इस मुहिम से जुड़ने को कहा गया। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए 2 तरीके की कोशिश की गई। एक और प्रत्याशी से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रचार सामग्री से दूर बनाने को कहा गया, तो दूसरी ओर मतदाताओं से एक वोट के साथ एक पौधा लगाने की अपील की गई। चुनाव प्रचार की सामग्री का प्लास्टिक फ्री और इको फ्रेंडली होना प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए अहम कदम है। वही मतदाताओं को अपने फ्लैट या घर में एक पौधा लगाने की अपील हरियाली को पोषने का प्रयास है। वस्तुतः भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को काफी समय से बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले भी चुनाव में राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनाव सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनमें ई बुक्स, ई डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने और डबल साइड पेंटिंग को बढ़ावा देने जैसे निर्देश शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद ग्रीन इलेक्शन की अवधारणा को पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में भी आजमाया जा चुका है। शुरुआती तौर पर रोपड़ में साझी मुहिम से 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी हालिया उपचुनाव में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया और वहां इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन बनाए गए। पोलिंग स्टेशनों पर कागज और बांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पौधे लगाने और इको फ्रेंडली सेल्फी पॉइंट बनाने जैसी कोशिशें भी की गई। आज दूषित होते हवा, पानी और खत्म होते हरियाली से पर्यावरण असंतुलन की गंभीर स्थितियां हमारे सामने हैं। दुखद है कि राजधानी दिल्ली सहित देश के बड़े शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची का हिस्सा है। नतीजतन बीमारियों का बढ़ता घेरा जीवन को मुश्किल में डाल रहा है और देश का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। पर्यावरण सहेजने हेतु देश का आंगन हो या घर, परिवार का परिवेश, हर स्तर पर प्रयास जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विचार का शामिल होना भी एक सार्थक मुहिम है। एक और आपको बता दूं, देखिए, पर्यावरण से हर साल आप देखते हैं कि लाखों लोगों की मौत होती है पर्यावरण के प्रदूषण से। आप समझ रहे हैं, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। कहते हैं कि वायु प्रदूषित जहरीली हवा लेने से 16 लाख लोगों की मौत होती है हर साल। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके फेफड़े खराब होंगे, उनके फेफड़े में कैंसर होगा, फेफड़ों का कैंसर। अब जो जहरीली हवा ले रहे हैं ना, उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। और देखिए, विधानसभा चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखिए, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई ना, 28 जनवरी 1950 में। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो अभी आप लोगों ने देखा, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। तो ट्रंप की जीत का प्रभाव अमेरिका की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां
इसमें आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इसके बाद से दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में किस तरह के बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार भी जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने नीतियों में बड़े फेरबदल किए। वस्तुतः डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की आप्रवासी नीतियों में भी आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं ताकि अमेरिका वासियों के रोजगार की रक्षा हो सके। और उनका इस बात पर जोर रहा था कि अमेरिका को दूर दराज के देशों में सशक्त दखल रोकना है ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा सके। अमेरिका फर्स्ट ट्रंप का मंत्र रहा कि ट्रंप के राष्ट्रवाद का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उभार है। उधर आप देखते हैं कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद पुनः उभार ले रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों में पहले उदारवाद और बाद में भूमंडलीकरण और यहाँ तक कि खुली आप्रवासी नीति भी अपनाई जाने लगी थी। लेकिन आज यूरोपीय देश राष्ट्रवाद पर सवार होकर अपनी अर्थव्यवस्था और समाज की चिंता कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट के माध्यम से स्वयं को यूरोपीय समुदाय से अलग किया। हालांकि ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय समुदाय के सभी देश भी समुदाय में बने हुए, लेकिन सभी देशों में जहां पूर्व में उदारवादी सरकारों का बोलबाला था, अब राष्ट्रवाद का ज्वार बढ़ता दिख रहा है। 6 प्रमुख यूरोपीय देशों इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य में तो राष्ट्रवादी सरकारें पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। कई अन्य देशों में राष्ट्रवादी पार्टियां काफी ताकतवर हो रही हैं। स्वीडन में सरकार का अस्तित्व राष्ट्रवादी दल नेशनलिस्ट स्वीडन डेमोक्रेट के समर्थन पर टिका है। नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी ग्रेट वाइल्डर का दल सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका में है। जर्मनी और फ्रांस में भी राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों का प्रभाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है और वहां सत्ता के काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। पंथ निरपेक्षता के नाम पर जैसे जैसे अल्पसंख्यक समुदायों का तुष्टीकरण बढ़ा और तुष्टीकरण के साथ ही साथ अतिवाद भी बढ़ा। साथ ही हाल ही में फ्रांस और इंग्लैंड में इस अतिवाद के भयानक दृश्य भी सामने आए हैं। इन सब घटनाओं से भी यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में जनमानस का मोड़ बदला है। हिंदुओं की प्रशंसा, चाहे यूरोप या अमेरिका हो, राष्ट्रवाद की जीत के कई निहितार्थ हैं। सबसे पहले समझना होगा कि यह अतिवादी ताकतों की एक बड़ी हार है। ट्रंप ने अपने चुनाव भाषणों में हिंदुओं की भूरी प्रशंसा की है और अमेरिका में उनकी भूमिका को सराहा, यहाँ तक कि स्वयं को हिंदुओं का बड़ा प्रशंसक तक बताया। इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। उधर हालांकि ट्रंप मुस्लिमों के विरोध तो नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मुस्लिम आप्रवासी हमास का समर्थन करेंगे वे उन्हें अमेरिका से बाहर कर देंगे। यानी ट्रंप किसी भी प्रकार के अतिवाद के विरोधी हैं। और आप देखिए गौरतलब है कि बाइडेन प्रशासन ने अतिवादी ताकतों का समर्थन करने वाली कनाडा सरकार का समर्थन किया था। आने वाली ट्रंप प्रशासन ऐसा नहीं करेगा। जहां अतिवादी वामपंथी वोक समलैंगिक मानवाधिकार समर्थक एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं, ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अमेरिका प्रथम का जो नारा दिया, जीत हासिल की, वह इस बात का प्रमाण है कि ट्रंप की जीत अमेरिका से अतिवादी वामपंथी आदि ताकतों की भी हार है। और हम समझते हैं कि यह चुनाव आर्थिक मुद्दों के अलावा अतिवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सेंसरशिप के मुद्दों पर लड़ा गया था। और जहां ट्रंप घरेलू व्यवसायों की रक्षा और बढ़ावा देकर आप्रवास को प्रतिबंधित करने और अनिर्दिष्ट आप्रवासियों को निर्वासित करने, अमेरिका वासियों के लिए नौकरियों की रक्षा करने के लिए अमेरिका में काम करके अमेरिका को फिर से महान बनाने की अपनी संकल्प को दोहरा रहे थे। और आप देखिए, लेकिन ट्रंप की जीत का भारत के लिए क्या मतलब है, यह एक बड़ा सवाल है। हमारे लिए मिला जुला है। अमेरिका चीन तनाव को देखते हुए जिसने बढ़ने की आशंका है, ट्रंप की सत्ता में आने के बाद पर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देखते हैं। इससे भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से अपने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि ट्रंप के संरक्षणवादी रुख और टैरिफ बढ़ाने के कारण भारत को अमेरिका को निर्यात में नुकसान होने की भी चिंता हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर व्यक्तियों और प्रवासियों पर करों में संभावित कमी से अमेरिका के विकास में सुधार हो सकता है। और देखिए, एक बात आप लोगों को जान लेना चाहिए कि जो निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर व्यक्ति और व्यवसायों पर करों से जो बताया ना, इसमें जिससे भारत निर्यात को लाभ हो सकता है। अमेरिका H1 वीजा को सख्त कर सकता है और जिससे भारतीय प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र को कंपनियों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे में उनके संचालन की लागत बढ़ सकती है। कुछ आलोचक जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रोक से भी चिंतित हैं और जिससे नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। लेकिन हमें भू राजनीति के बड़े सवाल और दो मजबूत मित्रों कूटनीतिक रूप से अमेरिका रूस के साथ दुनिया में भारत की स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि नई भू राजनीतिक परिदृश्य से दुनिया में लंबे समय तक शांति स्थापित होगी और जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं सुविधाजनक हो सकती हैं। इसके साथ ही ट्रंप के सत्ता में आने से उग्रवाद और आतंकवाद भी हतोत्साहित होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अमेरिकी राजनीति में महिलाओं का संघर्ष। तो अमेरिका में अब तक एक विचित्र विरोधाभास बना हुआ है। एक ऐसा देश जो समानता का समर्थक है लेकिन जिसने कभी महिला राष्ट्रपति को नहीं देखा है। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई? इंदिरा गांधी। पहली राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। और अमेरिका के इतिहास में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। जिस देश में महिलाएं कॉर्पोरेट जगत में शीर्ष पदों पर पहुंच रही हैं, खेल में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, प्रमुख मीडिया संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति भी बन रही हैं, वहीं राष्ट्रपति का पद अभी भी उनकी पहुंच से दूर है। आंकड़े चौंकाने वाले। अमेरिका के 248 वर्षों के इतिहास में केवल 2 महिलाएं प्रमुख दलों से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। 2016 में हिलेरी क्लिंटन और इस बार कमला हैरिस। दुर्भाग्यवश दोनों का सामना डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, जो आदर्श अवरोध तोड़ने के बजाय परंपरागत राजनीतिक नियमों को तोड़ने में अधिक रुचि रखते थे। और वैसे विश्व का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। भारत में इंदिरा गांधी दशकों पहले प्रधानमंत्री बनी और लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो ने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना ने बारी बारी से सत्ता संभाली। श्रीलंका में सिरिमाओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। हाँ, इनमें से कई को परिवार का नाम और राजनीतिक विरासत मिली, परंतु कम से कम उन्होंने शीर्ष पद धारण संभाला और सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। वहीं महिला उम्मीदवारों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें न केवल अपनी नीतियों योजनाओं को लेकर बल्कि व्यक्तिगत छवि, पहनावे, बोलने के लहजे और यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन को लेकर भी निरंतर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। मीडिया कवरेज में आप देखते हैं कि अक्सर उनके व्यक्तित्व पर नीतिगत मुद्दे से अधिक ध्यान दिया जाता है, परंतु अमेरिका में स्थिति जटिल है और यहाँ की राजनीति में महिला उम्मीदवारों से विरोधाभासी अपेक्षाएं की जाती हैं। वे सक्षमों पर बहुत अधिक नहीं ताकि पुरुष मतदाताओं को असहज ना करें, मुखर हो पर आक्रामक नहीं ताकि अति आत्मविश्वासी ना लगे, अनुभवी हो पर बहुत अधिक नहीं ताकि स्थापित व्यवस्था का हिस्सा ना माने जाए। यह एक जटिल संतुलन है और जिसे बनाए रखना लगभग असंभव है। युवा पीढ़ी में बदलाव की आशा दिखाई देती है। नए मतदाताओं में आप देखिए लैंगिक समानता को लेकर अधिक जागरूकता है और वे नेतृत्व क्षमता को लिंग के बजाय योग्यता से आंकते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि जेड में महिला राष्ट्रपति की स्वीकार्यता अधिक है। वैसे मनोरंजन जगत में अमेरिका महिला राष्ट्रपतियों की कल्पना करने में माहिर है। वहाँ के अनेक टीवी शो इसके उदाहरण हैं। इन कार्यक्रमों में दिखाया जाता है कि वैसे एक महिला राष्ट्रपति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन वास्तविक जीवन में मतदाता अभी भी इस विचार से संकोच करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दलों को चाहिए कि भी महिला नेताओं को अधिक अवसर दें, उनके लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, फंडिंग में समानता सुनिश्चित करें। इस लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। यह दर्शाता है कि अमेरिका धीरे धीरे बदल रहा है। कहा जा सकता है कि अमेरिका जो स्वयं को समानता और लोकतंत्र का प्रतीक मानता है, वह महिला राष्ट्रपति के मामले में विश्व से पीछे है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी है लेकिन आशा की किरणें दिखाई देती हैं। नई पीढ़ी की सोच, बढ़ती जागरूकता और संस्थागत प्रयासों से यह आदर्श अवरोध एक दिन अवश्य टूटेगा और तब तक यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम प्रगति की दिशा में निरंतर कदम आप देखते हैं कि क्या बढ़ाते रहें, क्या करें, कदम बढ़ाते रहें। आप देखिए मुस्लिम लाभार्थी जोर से मजबूत हुई। ममता अभी जितनी भी वहां विधानसभा सीटों के चुनाव हुए ना पश्चिम बंगाल में, सभी पर आप देखते हैं कि ममता बनर्जी की जीत हुई है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। देख लीजिए कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। इसकी सीमा आप देखते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं और इसका क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो। नागरिक अधिकारों का संरक्षक। आज हमारे देश में हर जगह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात जोर जोर से हो रही है। इसके पीछे संविधान की अपनी शक्ति का विशेष योगदान है। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ये तो आपको मालूम है कि नहीं है? किया गया, बिल्कुल किया गया। और आजादी के बाद संविधान स्वीकृति
एक अभूतपूर्व घटना थी। आज जब भारत के लोग 21वीं सदी में संविधान की ताकत के साथ जी रहे हैं, तो वे इस बारे में जागरूक हैं कि यह संविधान हमारे जीवन का रखवाला है, हमारे अधिकारों का संरक्षक है और हमारी गरिमा इससे सुरक्षित रहेगी। संविधान की इस विश्वसनीयता में भारतीय प्राच्य परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय केवल संविधान से नहीं जीते हैं, वे जीते हैं अपने आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक मूल्यों को भी, जो हमारे संविधान में वर्णित मूल्यों को सुरक्षित करने और उसे संवर्धित करने में सहयोगी साबित हुए। यह भारत का सौभाग्य है कि हम अपने उन मूल्यों को जोड़कर अपने जीवन धर्म का तय करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक परंपरा यही मूल्य ही श्रेष्ठ साबित हुए हैं, जिससे हम विश्व के समक्ष गर्व के साथ आप देखिए खड़े होते हैं। भारत की महान परंपरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हमारा संविधान केवल अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, यह सहस्त्र वर्ष की भारत की महान परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारे लिए संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान के प्रति हमारे आदर पीढ़ियों तक रहना चाहिए। यह हम लोगों का दायित्व है कि इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह संविधान के प्रकाश में है, और हर वर्ष संविधान दिवस मनाकर हम अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। संविधान को उत्सव के रूप में मनाने के साथ ही अब इसके प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। सहज जीवन जीने वाले लोग अभी भी इस पुस्तक के बारे में नहीं जानते हैं। वे पुलिस, कोर्ट, वकील, जज आदि को ही अपने जीवन का रक्षक मानते हैं। वास्तव में ये लोग भारत के संविधान नहीं है। ये इस संविधान के दायरे में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने हेतु अपने कर्तव्यों को निर्वाह करता है। संविधान में निहित शक्तियों को समझकर आमजन के हितों की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। मोदी सरकार आने के बाद इस ओर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन केवल एक आंकड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ही हम ले लें तो इस आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर कितने मामले दर्ज किए तो भी यह कहने की योग्य नहीं है कि देश में सभी लोग समान गरिमा के साथ जी रहे हैं। न्यायालयों में लंबित मामले की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। समाज में हाशिए पर रहने वाले लोग अपने अधिकारों को इस संविधान के माध्यम से कैसे सुरक्षित करेंगे, यह उन्हें पता नहीं। भारतीय सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवाधिकार आयोग के बारे में भी याद रखिएगा, इस तरह के कुछ आयोग से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूँ, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश में संविधान के उत्सव के साथ देश के प्रत्येक नागरिक के हित उत्सव के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। निस्संदेह वर्तमान सरकार द्वारा पीएम आवास योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया योजना, मुद्रा योजना आदि के माध्यम से देश की जनता को सुरक्षित व गरिमामय बनाने का संकल्प दोहराया गया है। और सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मानों को सुरक्षित किए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। ऐसी अनेक योजनाओं के साथ भारतीय संविधान के आलोक में सरकार ने कल्याणकारी होने के प्रयत्न किए हैं। मन की बात जैसे कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के साथ संवाद करने की भी कोशिश की है। इससे हमारे लोकतंत्र को बहुत बल मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि अब हमारे न्याय की सुगमता को और संविधान की भूमिका को धरातल इस पर ले जाया जाए, और जिससे लोग जागरूक हों और भारत की 75 वर्ष की रोमांचकारी यात्रा को विशिष्ट बनाएं। अमृत पर्व जागरूक समाज की सशक्त भारत बना सकता है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है। और इसलिए इस 45 भी वर्षगांठ पर संपूर्ण भारत से यह अपेक्षा है कि वे अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में सजग हो और जिससे भारत की वैश्विक छवि और अच्छी बन सके। भारत का सच में संविधान उत्सव हो तो अपने पद का दुरुपयोग करने वाले लोग कम से कम अपनी सीमाओं में ही संविधान के मूल्यों के साथ भारतीय जनमानस को उनके न्याय दिलाएंगे तो निस्संदेह हमारे देश की सशक्त लीडरशिप को भी मदद मिलेगी। इससे देश भी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सकेगा। यह संविधान लागू होने का अमृत पर्व है, इसलिए भारत को अमृत देश बनाने के लिए अपने अमृत मूल्यों के साथ जीना होगा। अब आप देखिए संविधान भाग 3 को देखते हैं। मौलिक अधिकार दिए गए। संविधान 4 का में आप पढ़ेंगे, संविधान के भाग 4 का में आप मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जागरूक रहेंगे। मुझे लगता है संविधान के बारे में तो सबको मालूम होना चाहिए, भारत में जो भी रह रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।